प्रिय बच्चों, आपका अपने इस YouTube चैनल ओम वीएस विद एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज आपको विषय कक्षा 10 विज्ञान में जो कल तक आपको पढ़ा दिया गया था, पिछले वीडियो में आपको जो पढ़ाया गया उसी के आगे आज आपको इस वीडियो में पढ़ाया जाएगा। तो चलिए पाठ्यक्रम की ओर। पिछले वीडियो में आपने पढ़ा था अम्ल व क्षार किसे कहते हैं और उनकी सामान्य परिभाषाएं और जो भी संबंधित परिभाषाएं थी आपने पढ़ी। आज आप पढ़ेंगे अम्लों के सामान्य गुण। अम्लों के सामान्य गुण क्या होते हैं? नंबर 1, अम्ल जो होते हैं वो प्रबल संक्षारक पदार्थ होते हैं। संक्षारक का मतलब ये होता है कि अगर उनमें कोई धातु डाली जाती है, यदि वो किसी धातु से क्रिया करते हैं तो उसको बहुत शीघ्र ही उसका क्षरण कर देते हैं, उसको गला देते हैं। तो जो पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ को हानि पहुंचा देते हैं, जिसका क्षरण कर देते हैं, उन पदार्थों को हम संक्षारक कहते हैं तथा इस क्रिया को हम क्षरण कहते हैं। तो अम्ल प्रबल संक्षारक पदार्थ होते हैं। अम्लों का स्वाद खट्टा होता है। अम्ल जल में विलय होते हैं और अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। यदि नीला लिटमस पेपर है और यदि उसे हम अम्ल में डालेंगे या उस पर अम्ल की हम 2-4 बूंदें डाल दें तो धीरे धीरे नीला लिटमस पेपर लाल हो जाएगा। ये अम्ल की विशेषता। अब देखिए, अम्ल के कुछ रासायनिक गुण होते हैं। ये भौतिक गुण हो गए, ये रासायनिक गुण हैं। अम्ल जिंक, मैग्नीशियम आदि कई धातुओं के साथ अपक्रिया करके हाइड्रोजन मुक्त करते हैं। प्रमुख बात यह है कि अम्ल, देखिए, अम्ल अगर किसी प्रबल धातु से क्रिया करते हैं, प्रबल धातु, अम्ल चाहे कोई भी हो, चाहे वो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल हो, H2SO4 हो या HNO3 नाइट्रिक अम्ल हो या HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो, यदि अम्ल किसी प्रबल धातु से क्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। तो आप देख रहे हैं कि जिंक है। अब ये प्रबल धातुएं क्या है? ये है कि धातुएं तो बहुत हैं, लेकिन प्रबल धातुएं क्या है? तो वे धातुएं जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर रखी गई हैं, वो अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकती हैं। पुनः समझें, वे धातुएं जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर हैं, तो वे सभी धातुएं अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकती। जैसे आप देख रहे हैं जिंक प्लस H2SO4। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल है, इसे हम कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। तो जो जिंक है वो विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर है, इसलिए जिंक हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील है। इस कारण जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल से H2 को विस्थापित कर देता है और उसके साथ में स्वयं आ जाता है। तो कहने का मतलब वो सभी प्रबल धातुएं, वो धातुएं जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर हैं, वो सभी धातुएं अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देंगी। जैसे Mg भी विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर है, इस कारण वह सल्फ्यूरिक अम्ल से H2 को विस्थापित कर देती है और H2 गैस अलग हो जाती है और MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट बन जाता है। जैसे और अपक्रियाओं को देखते हैं। अम्ल प्लस धातु। तो अम्ल अगर हम HCl ले लिया हमने और मान लीजिए कोई प्रबल धातु हमने ले ली सोडियम, तो क्या हो जाएगा? सोडियम धातु विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर है, इसलिए ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से H को विस्थापित कर देगी और उसके स्थान पर क्या बना लेगी? NaCl और प्लस हाइड्रोजन गैस H2 मुक्त हो जाएगी। अब अगर यहाँ पर देखिए हैलोजन अम्ल था, यानी क्लोराइड अम्ल था, इसलिए धातु क्लोराइड बना। बराबर करने के लिए 2 का यहाँ गुणा कर देंगे। यदि मान लीजिए नाइट्रिक अम्ल होता, HNO3 नाइट्रेट का अम्ल होता और इसके साथ में कोई धातु क्रिया करती,
तो क्या बन जाता, AFeNO3 और प्लस H2 गैस मुक्त हो जाती। ये चीज बन जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी प्रबल धातु अगर अम्ल से क्रिया करती है तो वो हाइड्रोजन गैस को मुक्त कर देती है। अगला गुण है अम्ल क्षारों से अपक्रिया करके उनके प्रभाव को नष्ट कर देते हैं और लवण तथा जल बनाते हैं। कोई भी अम्ल यदि किसी क्षार से क्रिया करता है तो लवण बनाएगा और जल बनाएगा। इसी अपक्रिया को हम उदासीनीकरण अपक्रिया कहते हैं। जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये अम्ल है क्योंकि हमने बताया था आपको अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में H धनायन देते हैं और क्षार वे होते हैं जो OH ऋणायन देते हैं। तो जब आप देखेंगे कि अम्ल और ये क्षार आपस में क्रिया करेंगे तो क्या बना लेंगे, NaCl, ये बन जाएगा लवण और प्लस जल बनेगा जाकर के H2O बनेगा और बन जाएगा NaCl। तो आप देख रहे होंगे जैसे एक और हमने लिया, हम लेते हैं H2SO4 प्लस KOH। तो यहाँ H धनायन का है, SO4 ऋणायन का है, K धनायन का है और OH ऋणायन का। तो जब अपक्रिया होती है तो प्लस का संयोग माइनस के साथ में होता है और प्लस का माइनस का प्लस के साथ में। तो आप देख रहे होंगे ये बन जाएगा KSO4, लेकिन K के ऊपर प्लस का 1 होता है, सल्फेट के ऊपर माइनस का 2 होता है। ये आपको याद होना चाहिए क्योंकि हमने सबसे पहले वीडियो में आपको बताया था तत्व और तत्वों के ऊपर आवेश। अब आप इनको बराबर करेंगे तो एक में -2 बराबर करने के लिए 2 का गुणा कर देंगे, अर्थात ये हो जाएगा K2SO4 और प्लस H और OH मिलकर के बना लेंगे H2O। तो यहाँ पर जो है अब इनको बराबर कर लेते हैं। तो इधर K कितना हो गया 2, इधर K कितना है 1, तो इसमें गुणा कर देंगे 2 का और 2 का गुणा इधर कर देंगे, ये हमारा बराबर हो गया। तो अब देखिए ये जो बना, ये बना है लवण और ये बना है जल। तो अम्ल और क्षार परस्पर क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। इस क्रिया को हम उदासीनीकरण क्रिया कहते हैं और बनने वाला पदार्थ लवण कहलाता है। तो ये अम्लों के गुण हैं कि हम क्षार से क्रिया करेंगे तो लवण प्लस जल बनाएंगे, अम्ल किसी प्रबल धातु से क्रिया करेंगे तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। अब पढ़ते हैं क्षारों के सामान्य गुण। प्रबल क्षार भी प्रबल अम्लों की भांति संक्षारक होते हैं। इनका स्वाद तीखा तथा जलन उत्पन्न करने वाला होता है। ये भी जल में विलय होते हैं। क्षार लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। देखिए ये अंतर भी बन गए। अगर आपके बोर्ड एग्जाम में आता है कि अम्ल और क्षार में क्या अंतर है, तो आप एक तरफ अम्ल डालेंगे और एक तरफ क्षार डालेंगे, या ऐसे ही डाल करके लिख लेंगे एक तरफ अम्ल एक तरफ क्षार। तो अम्ल का स्वाद खट्टा होता है जबकि क्षारों का स्वाद तीखा तथा जलन उत्पन्न करने वाला होता है। अम्ल भी जल में विलय होते हैं और क्षार भी जल में विलय होते हैं। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, क्षार लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। क्षार साबुन जैसे चिकने होते हैं। क्षार अम्लों के साथ क्रिया करके उनके प्रभाव को नष्ट कर देते हैं और लवण बनाते हैं। अब देखिए ये रिएक्शन सेम हो गई, जो अम्ल में कराई थी वही क्षार में भी है, क्योंकि अम्ल क्षार से क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, तो क्षार अम्ल से क्रिया करके लवण और जल बनाती है, एक ही बात है। तो NaOH हमारा एक प्रबल क्षार है और HCl एक हमारा प्रबल अम्ल है। तो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार मिलकर के NaCl क्या बनाते हैं, लवण और जल। इसी को हम उदासीनीकरण क्रिया कहते हैं। तो आपके समझ में आया होगा कि अम्ल के गुण क्या हैं और क्षार के गुण क्या हैं। अब हम जो अम्ल और क्षार से संबंधित आप pH मान से संबंधित जो महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स हैं बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको हम पढ़ेंगे। तो देखिए एक न्यूमेरिकल पहला है किसी विलयन का pH मान 3 है, इसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन का सांद्रण ज्ञात कीजिए। समझो किसी विलयन का pH मान
3 है, इसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन का सांद्रण ज्ञात कीजिए। तो इसमें हम लिखेंगे हल। हमारे पास क्या दिया गया है? हमारे पास दिया गया है कि pH का मान 3, अर्थात pH मान हमारे पास दिया गया है 3। हमसे पूछा गया है उपस्थित हाइड्रोजन आयन और सांद्रण के लिए बड़ा कोष्ठक। तो हमसे पूछा गया हाइड्रोजन आयन सांद्रण ज्ञात कीजिए। तो हाइड्रोजन आयन सांद्रण का हमने फार्मूला लिखाया था जब आपको pH मान पढ़ाया था। क्या फार्मूला हमने बताया था? हमने आपको बताया था H आयन सांद्रण बराबर 10⁻⁻⁻ pH। ये फार्मूला हमने आपको लिखाया था। अगर हाइड्रोजन आयन सांद्रण पूछा जाता है तो कौन सा सूत्र लगाएंगे? H आयन सांद्रण बराबर 10⁻⁻pH। तो आप देख रहे होंगे H आयन सांद्रण बराबर 10 और pH का मान कितना दिया गया है? 3। तो आंसर आ गया हमारे पास H आयन सांद्रण बराबर 10⁻⁻3। तो प्यारे बच्चों, ये सवाल आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। यही हमारा आंसर है। इसके बाद एक अगला सवाल आता है। अब दूसरा नंबर सवाल दिया गया है, 1 बिलियन में हाइड्रोजन आयन का सांद्रण 10⁻⁻9 है, तो बिलियन का pH मान बताइए। बिलियन अम्लीय है या क्षारीय, ये भी बताएं। तो प्यारे बच्चों ध्यान देंगे, प्रश्न में हमारा क्या दिया गया है? प्रश्न में हमें दिया गया है कि 1 बिलियन में हाइड्रोजन आयन सांद्रण, मतलब हाइड्रोजन आयन और सांद्रण का मान दिया गया है 10⁻⁻9। हमसे पूछा गया है बिलियन का pH मान बताइए। हमसे क्या पूछा गया है? हमसे पूछा गया है pH बराबर। तो अभी हमने आपको बताया था कि हाइड्रोजन आयन सांद्रण बराबर सूत्र होता है 10⁻⁻ का pH। तो 10⁻⁻pH बराबर हाइड्रोजन आयन सांद्रण, और हाइड्रोजन आयन सांद्रण का मान दिया गया है 10⁻⁻9। तो देखिएगा, जब आधार समान होते हैं हम लिख देंगे घातों की तुलना करने पर। तो जब हम घातों की तुलना कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? हमारे पास आ जाएगा -pH बराबर -9। तो जब माइनस का pH बराबर -9 आएगा तो माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, तुलना कर देंगे तो pH बराबर हमारे पास आ जाएगा 9। तो ये आप देख रहे होंगे कि हमें pH मान कितना मिला? 9। और हमने आपको बताया था कि जिस बिलियन का pH मान 7 से अधिक होता है, बिलियन का pH मान 7 से अधिक होता है, वे बिलियन कैसे होते हैं? क्षारीय होते हैं। तो ये बिलियन का pH मान कितना मिला? 9, इसलिए ये बिलियन कैसा हो गया? ये बिलियन क्षारीय हो गया। आपको हमने एक pH स्केल बताई थी जिसका निर्माण एसपी सोरेनसन ने किया था, और एसपी सोरेनसन ने बताया था जिस बिलियन का pH मान 7 होता है वो बिलियन उदासीन होते हैं, तथा जिन बिलियन का pH मान 7 से अधिक 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 होता है उसको हम क्षारीय कहते हैं, और जिस बिलियन का pH मान 7 से कम होता है वो बिलियन हमारे अम्लीय होते हैं। तो आपको समझ आ गया होगा ये सवाल। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। अगला सवाल दिया गया है, 1 बिलियन में हाइड्रोक्साइड आयन सांद्रण 1 × 10⁻⁻10 मोल प्रति लीटर है। इस बिलियन का pH मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए प्यारे दोस्तों इसको हल करते हैं। सवाल में आपको क्या दिया गया है? सवाल में दिया है 1 बिलियन में हाइड्रोक्साइड आयन। हाइड्रोक्साइड मतलब OH ऊपर ऋण आयन। हाइड्रोक्साइड आयन सांद्रण हमको दिया गया है
1 गुणा 10 की घात माइनस 10 मोल प्रति लीटर। हमसे पूछा गया है विलयन का पीएच निकालिए, हमको पीएच मान निकालना है। तो आपको याद होगा कि पीएच मान बराबर हमने सूत्र क्या भी बताया था, ये सूत्र होता है हाइड्रोजन आयन सांद्रण बराबर 10 की पावर माइनस पीएच। अगर हमारे पास हाइड्रोजन आयन सांद्रण का मान निकल आए कि हाइड्रोजन आयन सांद्रण का मान यदि हम ज्ञात कर लें तो हमें पीएच का मान प्राप्त हो जाएगा। तो हाइड्रोजन आयन सांद्रण कैसे निकालेंगे, क्योंकि जब OH दिया गया है और हाइड्रोजन आयन सांद्रण निकालना है तो सूत्र लगाएंगे जल का आयनिक गुणनफल। जल का आयनिक गुणनफल क्या होता है प्यारे बच्चों, H धन आयन इंटू OH ऋण आयन बराबर 10 की पावर माइनस 14 है। तो देखिए जल का आयनिक गुणनफल सूत्र लगाएंगे H आयन सांद्रण इंटू OH आयन सांद्रण बराबर 10 की पावर माइनस 14 है। तो आप देख रहे होंगे कि हमें यहाँ पर H आयन और OH का मान दिया और OH ऋण आयन हमको दिया गया है 10 की पावर माइनस 10 इक्वल टू 10 की घात माइनस का 14 है। तो H आयन सांद्रण बराबर ये 10 की पावर माइनस 10 इधर गुणा में है, उधर जाएगी तो काय में हो जाएगी, डिवाइड में हो जाएगी, तो ये माइनस का हो गया 10। अब आप देखेंगे कि H आयन सांद्रण बराबर ये 10 की घात माइनस 10 की है नीचे, जब इसे ऊपर कर देंगे तो ये 10 की घात माइनस जो 10 है वो प्लस का हो जाएगा। तो 10 की पावर माइनस 14 इंटू 10 की पावर ये माइनस का 10 है ऊपर जाएगा, ये प्लस का 10 हो गया। तो हमारे पास यहाँ से H आयन का जो सांद्रण प्राप्त हुआ है, H आयन सांद्रण बराबर 10 की पावर माइनस का 4, चूँकि ये 10 की पावर माइनस 14 है और ये 10 की पावर प्लस का 10 है, तो माइनस 14 में जब गुणा में घातें जुड़ेंगी तो माइनस 14 और प्लस 10, तो माइनस 14 में 10 घट करके कितना बचेगा, माइनस का 4 बचेगा। अर्थात तुमको H आयन सांद्रण कितना प्राप्त हुआ, H आयन सांद्रण बराबर 10 की पावर माइनस 4, वो मान उठा करके यहाँ हम रख देंगे। तो 10 की पावर माइनस 4 बराबर 10 की पावर माइनस H। घातों की तुलना कर देने से pH का मान हमारे पास कितना आएगा, 4 आएगा, pH बराबर 4। और जिस विलयन का pH मान 7 से कम होता है वो विलयन हमारा कैसा होता है, अम्लीय। तो प्यारे बच्चों ये सवाल आपको समझ में आया होगा, एक बार पुनः समझेंगे। एक विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन सांद्रण 1 गुणा 10 की घात माइनस 10 मोल प्रति लीटर है। इस विलयन का pH मान क्या होगा। हमसे OH आयन दिया गया था और हमसे पूछा गया pH का मान पूछा गया। तो pH निकालने के लिए हमारे पास सूत्र होता है H आयन सांद्रण बराबर 10 की पावर माइनस pH। तो pH ज्ञात करने के लिए हमारे पास H आयन सांद्रण की आवश्यकता थी। तो H आयन सांद्रण निकालने के लिए हमने सूत्र लगाया जल का आयनिक गुणनफल। जल का आयनिक गुणनफल क्या होता है, H आयन सांद्रण इंटू OH आयन ऋण आयन सांद्रण बराबर 10 की पावर माइनस 14। अब देखिए H आयन सांद्रण और OH का मान हमको दिया गया था 10 की घात माइनस 10, तो हमने वो रख दिया इंटू 10 की पावर बराबर 10 की घात माइनस 14। तो H आयन सांद्रण बराबर ये गुणा में था, इधर आया तो कायम हो गया, भाग में H आयन सांद्रण बराबर 10 की पावर माइनस 14 और ये 10 की पावर माइनस 10 इसे ऊपर किया तो ये हो गया 10 की पावर प्लस 10। तो 14 में 10 जब चला गया तो हमारे पास बचा माइनस का 4। अर्थात इस तरीके से हमें हाइड्रोजन आयन सांद्रण का मान प्राप्त हुआ 10 की पावर माइनस 4। तो यही हाइड्रोजन आयन का मान उठा करके हमने इस जगह रख दिया। तो 10 की पावर माइनस 4 बराबर 10 की पावर माइनस pH। घातों की तुलना की तो माइनस pH बराबर हमको माइनस 4 मिलेगा, तो pH बराबर कितना आ गया, 4। यही हमसे पूछा गया था। तो pH बराबर हमको मिला कितना, 4। यही हमारा आंसर हो गया। इसके बाद अगला सवाल है, अगला सवाल दिया गया है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड विलयन की सांद्रता 1 गुणा 10 की घात माइनस 5 मोल प्रति लीटर है। तो विलयन का pH मान याद कीजिए। यहाँ भी हमसे प्यारे बच्चों pH मान ही पूछा गया है, तो उसको हम कैसे लगाएंगे, हम लिखेंगे यहाँ पर हल।
आप देखिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड विलयन की जो सांद्रता है वो हमको दी गई है 10⁻⁻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 ⁻
पदार्थ है। इसके जलीय विलयन से हमको OH आयन सांद्रण प्राप्त होता है 10⁻⁵ मोल प्रति लीटर। ठीक, हमसे क्या पूछा गया है, पीएच मान की गणना करनी है, तो हमको पीएच बराबर निकालना है। तो हम यहाँ से सूत्र लगाएंगे, जल के आयनिक गुणनफल से। तो जल का आयनिक गुणनफल होता है H धनायन इंटू OH ऋणायन सांद्रण बराबर 10⁻⁻14 है। अब आप देख रहे होंगे H आयन सांद्रण बराबर और H आयन सांद्रण इंटू OH ऋणायन का मान हमको दिया गया है 10⁻⁻5 इंटू 10⁻⁻14 है। अब आप देखेंगे 10⁻⁻5 है, जब उधर जाएगी तो ये हो जाएगा भाग में H आयन सांद्रण बराबर 10⁻⁻14 बटे 10⁻⁻5। ये 10⁻⁻5 है, ऊपर जाएगा तो H आयन सांद्रण बराबर 10⁻⁻14 इंटू 10⁻⁻5 प्लस का 5 हो गया। अतः H आयन सांद्रण बराबर 10⁻14 में 5 गया, कितना बचा 9। तो हमको H आयन सांद्रण प्राप्त हुआ 10⁻⁻9। हमको निकालना है पीएच। तो एक सूत्र भी हमने आपको बताया था कि पीएच निकालने के लिए H आयन सांद्रण बराबर 10⁻⁻ पीएच। H आयन सांद्रण का मान हमको प्राप्त हुआ 10⁻⁻9 और 10⁻⁻ पीएच लिख देंगे यहाँ पर। घातों की तुलना करने पर तो पीएच बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा 9। तो समझ आ गया होगा प्यारे बच्चों आपको। आप देखिए, जब भी कभी हमसे पीएच मान पूछा जाएगा तो पीएच मान निकालने के लिए जो सूत्र लगाना है वो सूत्र हमारा लगेगा H आयन सांद्रण बराबर 10⁻⁻ पीएच। यदि सवालों में H आयन सांद्रण दिया गया है तो सीधे हम H आयन सांद्रण का मान रख करके पीएच निकाल लेंगे। यदि नहीं दिया गया, इस तरीके का है, OH दिया गया है और तब पीएच पूछा जाएगा, तो आपको सबसे पहले आयनिक गुणनफल से H आयन सांद्रण का मान निकालना पड़ेगा। H आयन सांद्रण का मान निकाल लेने के बाद तब हम ये वाला सूत्र लगा देंगे और हमारा पीएच का मान प्राप्त हो जाएगा। अब अगला सवाल आया है, 1 बिलियन में H आयन की मात्रा, H आयन सांद्रण हमको दिया गया है 4.0 इंटू 10⁻⁹ मोल प्रति लीटर है। बिलियन का पीएच मान ज्ञात कीजिए। बिलियन की प्रकृति क्या है और log 10⁻⁻2 का जो मान दिया गया है, log 10⁻2 का जो मान दिया गया है वो दिया गया है 0.3010। थोड़ा मिस्टेक हो गया है, आप log 2 का मान लिखा है, log 10, log बेस 10 और 2, अर्थात इसे पढ़ेंगे log 2 और log बेस 10 2 का मान होता है 30.3010। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो आप देखेंगे आपके पास क्या दिया गया है, आपके पास H आयन सांद्रण दिया गया है 4.0 गुणा 10⁻⁻9। प्यारे बच्चों, पीएच पूछा गया है। अगर ये केवल 10⁻⁻9 दिया गया होता तो हमें सीधे सीधे हम सूत्र लगा देते H आयन सांद्रण बराबर 10⁻⁻ पीएच और इस सूत्र से हम निकाल लेते। लेकिन यहाँ पर उस रूप में नहीं दिया गया है, अब की बार 4.0 इंटू 10⁻⁻9 दिया गया है। तो यहाँ पर पीएच निकालने के लिए पीएच बराबर एक सूत्र जो लगाएंगे वो लगाएंगे -log H आयन सांद्रण। हमने आपको बताया था, जब पीएच मान पढ़ाया था तो आपसे हमने पीएच बताया था, किसी विलयन में H आयन सांद्रण के ऋणात्मक लघु गुणक को पीएच कहते हैं। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर पीएच बराबर हमने कौन सूत्र लगाया, -log H आयन सांद्रण।
ये वाला फार्मूला नहीं लगाया। अगर ये केवल 10 की पावर -9 दिया गया होता तो हम ये वाला सूत्र लगा करके इसको हल कर लेते, लेकिन हमको ये दिया गया है इस रूप में, तो ये वाला सूत्र लगा दिया, pH बराबर -log एच आयन साधारण। चलिए रखते हैं, तो pH बराबर -log और एच आयन का मान दिया गया है 4 × 10 की पावर -9। तो आप देखेंगे इसको मान लेंगे हम कि ये m के रूप में दिया गया है और ये हमारा n के रूप में दिया गया है। तो pH बराबर एक सूत्र होता है प्यारे बच्चों, log m × n बराबर log m प्लस log n। ये सूत्र होता है कि जब log m × n के रूप में दिया जाता है तो सूत्र होता है log m प्लस log n। तो उस सूत्र को हम यहाँ पर लगा देंगे, तो log m × n अर्थात log m और m की जगह है 4 प्लस log n आएगा, लेकिन ये माइनस जो लगा है आगे, अगर हम इसको इस तरीके से लिख करके देखेंगे तो ये आ जाएगा log m प्लस log n अर्थात log 4 प्लस log 10 की पावर -9। और जब माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो ये दोनों काय के हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। चलिए आगे, अब आप देख रहे होंगे pH बराबर ये log जो 4 दिया गया है, इस 4 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 2 माइनस, अब ये log 10 की पावर -9 है, तो एक सूत्र होता है log में कि log m की पावर n। जब log m की घात n होता है तो हम थोड़ी देर के लिए समझते हैं कि ये 10 m है और जो 9 है वो n के रूप में है। तो log m की पावर n का जो फार्मूला होता है n आगे आ जाता है, अर्थात n log m, अर्थात n आगे आ जाता है, log m पीछे हो जाता है, अर्थात log m की पावर n से। तो वो फार्मूला हम इस जगह लगा देंगे log m की पावर n। क्या अभी इसको ऐसा ही लिख लेते हैं, -log 10 की पावर -9। अब देखिए pH बराबर, यहाँ भी फार्मूला वही लगाएंगे, ये वाला log m की पावर n, तो n log m। तो n ये n है और ये m के रूप में हम मान लेते हैं, तो 2 आगे आ जाएगा और log 2 माइनस, यहाँ से log m की पावर n से -9 आगे आएगा तो माइनस माइनस प्लस log 10। अब आप देख रहे होंगे pH बराबर -2 और log 2 का मान आपको दिया गया है 0.3010 प्लस 9 और log 10 का मान होता है 1। आप इसको लिख भी लेंगे, log 10 बराबर 1। तो अब देखिए pH बराबर -2 का गुणा करेंगे, 2 का गुणा तो 0 में करेंगे 0 आएगा, 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 एकम 2, 2 0 2 3 6, तो ये आ गया दशमलव का 6020 और प्लस 9। तो pH बराबर जब 9 में हम 0.6020 घटाएंगे तो ये हमारा आ जाएगा 8.398। तो आपके pH का मान हमको क्या मिला जा करके, pH का मान हमको मिला जा करके 8.398। अब हमने आपको बताया था, जो पूछा गया बिलियन की प्रकृति क्या है, तो जिस बिलियन का pH मान 7 से अधिक होता है तो वो बिलियन हमारा कैसा होता है, क्षारीय होता है। अर्थात ये बिलियन कैसा हो गया, ये बिलियन प्यारे बच्चों क्षारीय हो गया, क्योंकि इसका pH मान 7 से अधिक है। तो ये सवाल आपको समझ में आया होगा, एक बार पुनः आप इसको समझ लें। 1 बिलियन में एच आयन का दिया गया है, तो एस धनायन का मान दिया गया, pH बराबर सूत्र लगा दिया -log s धनायन -log s धनायन का मान रख दिया, m × n मान लिया कि ये 4m की जगह है, 10 की पावर 9 n की जगह, तो सूत्र लग गया log m × n log m प्लस log n, और माइनस का अंदर गुणा किया तो ये -log 4 -log 10 की पावर -9 हो गया। pH बराबर 4 को हमने लिखा 2 का स्क्वायर -log 10 की पावर -9, तो log m की पावर n से एक सूत्र होता है n log m, तो n आगे अर्थात 2 आगे आ गया log 2 प्लस, यहाँ ये माइनस था -9 आगे आया तो माइनस माइनस प्लस 9 log 10। pH बराबर -2 log 2 का मान दिया गया तो वो रख दिया, और 9 log 10 का मान होता है 1, और इसको हल कर लिया। इसके बाद
आगे चलते हैं। उदासीनीकरण अपक्रिया। अम्ल व भस्म, भस्म को ही हम क्षार कहते हैं। तो आप याद रखेंगे कि भस्म और क्षार एक ही बात होती है। तो अम्ल व क्षार की परस्पर क्रिया को उदासीनीकरण अपक्रिया कहते हैं। अम्ल और क्षार की परस्पर क्रिया को हम उदासीनीकरण अपक्रिया कहते हैं, और इस अपक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ को हम लवण कहते हैं। आप देख रहे होंगे ये हमारा है क्षार, क्योंकि क्षार का प्रतीक होता है OH। हमने आपको बताया था कि आर्हीनियस ने बताया था जो पदार्थ जलीय विलयन में OH ऋणायन देते हैं उनको हम क्षार कहते हैं, और ये हमारा है अम्ल। तो अम्ल और क्षार की परस्पर क्रिया से NaCl अर्थात क्या बनता है, लवण और जल। इसी अपक्रिया को हम उदासीनीकरण अपक्रिया कहते हैं। तो जब कभी कोई अम्ल किसी क्षार से क्रिया करेगा तो लवण बनेगा, और वह अपक्रिया कहलाएगी उदासीनीकरण अपक्रिया। अगली हेडिंग आती है उदासीनीकरण ऊष्मा। उदासीनीकरण ऊष्मा क्या होती है? 1 ग्राम तुल्यांकी भार अम्ल और 1 ग्राम तुल्यांकी भार क्षार के तनु विलयनों के उदासीनीकरण में अवशोषित ऊष्मा को उदासीनीकरण ऊष्मा कहते हैं। पुनः आप समझें, 1 ग्राम तुल्यांकी भार अम्ल और 1 ग्राम तुल्यांकी भार क्षार के तनु विलयनों के उदासीनीकरण में अवशोषित ऊष्मा को हम उदासीनीकरण ऊष्मा कहते हैं। तो आप देखेंगे 1 ग्राम तुल्यांकी अम्ल है NaCl और NaOH और HCl, तो यहाँ जो ऊष्मा निकलती 13.7 किलो कैलोरी, वही उदासीनीकरण ऊष्मा कहलाती है। अर्थात आप ऐसे समझें, अम्ल और क्षार की परस्पर क्रिया से जब लवण बनता है तो वहाँ जो ऊष्मा प्राप्त होती है उसे हम उदासीनीकरण ऊष्मा कहते हैं। अब आते हैं लवण। किसी अम्ल तथा क्षार की उदासीनीकरण अपक्रिया से प्राप्त ठोस को हम लवण कहते हैं। हमने आपको बताया था कि जब भी कोई अम्ल किसी क्षार से क्रिया करता है तो अम्ल और क्षार की परस्पर क्रिया से जो लवण बनता है, जो पदार्थ बनता है, उसे हम लवण कहते हैं। तो यहाँ पर आप जो अमोनिया देख रहे हैं NH3, वो क्षारीय प्रकृति की है, और ये हमारा अम्ल है। तो अम्ल और क्षार की परस्पर क्रिया से बनने वाले पदार्थ को हम लवण कहते हैं। अब आगे लवणों के प्रकार या लवणों का वर्गीकरण हम पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, लवणों का वर्गीकरण, लवण 6 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 सामान्य लवण, नंबर 2 अम्लीय लवण, नंबर 3 क्षारीय लवण, और 4 मिश्रित लवण, 5 द्विक लवण, और 6 संकर लवण। सामान्य लवण क्या होते हैं? वे सरल लवण जिनमें विस्थापनी H धनायन या OH ऋणायन नहीं होती सामान्य लवण कहलाती हैं। जैसे NaCl, KNO3, है ना, KCl, ये जो भी हैं, अमोनियम क्लोराइड, ये जो भी अम्ल हमारे आ जाते हैं, तो इन सभी को हम सामान्य लवण कहते हैं, क्योंकि इनमें H धनायन और OH ऋणायन उपस्थित नहीं होती। इसके बाद आते हैं अम्लीय लवण। वे लवण जिनमें विस्थापनी H धनायन होते हैं अम्लीय लवण कहलाते हैं। देखिए, H धनायन ही अम्ल का प्रतीक है। हमने आपको बताया था कि आर्हीनियस ने बताया कि जो पदार्थ जलीय विलयन में H धनायन देते हैं उनको हम अम्ल कहते हैं। तो यहाँ विस्थापनी H धनायन यदि है तो वो लवण हमारा अम्लीय लवण कहलाएगा। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर H धनायन उपस्थित है, NaHSO4 या NaHCO3, है ना। तो ये हमारे जो भी होते हैं इनको हम अम्लीय लवण कहते हैं, जिनमें H धनायन उपस्थित होता है। इसी प्रकार क्षारीय लवण या क्षारकीय लवण, वे लवण जिनमें विस्थापनी OH ऋणायन होते हैं क्षारीय लवण कहलाते हैं। जैसे MgOHCl, ZnOHCl, PbOHNO3। तो आप देख रहे होंगे यहाँ OH ऋणायन है, यहाँ भी OH ऋणायन है, यहाँ भी OH ऋणायन है। तो ऐसे लवण जिनमें OH ऋणायन उपस्थित होता है उसे क्षारीय लवण कहते हैं, और जिनमें H धनायन उपस्थित होता है उनको हम अम्लीय लवण कहते हैं, और जिनमें ये दोनों नहीं होते उनको हम सामान्य लवण कहते हैं। अब आते हैं मिश्रित लवण। वे लवण
जिनमें एक से अधिक प्रकार के धनायन या ऋणायन होते हैं मिश्रित लवण कहलाते हैं। पुनः आप समझें, वे लवण जिनमें एक से अधिक प्रकार के धनायन या ऋणायन होते हैं मिश्रित लवण कहलाते हैं। अब इसे देखिएगा, ये एक लवण है, इसमें सोडियम धनायन का है, पोटेशियम धनायन का है और SO4 ऋणायन का। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर दो धनायन आ गए। अब यहाँ देखेंगे आप Ca धनायन का है, O ऋणायन का है, Cl ऋणायन का, Cl ऋणायन का, Cl के ऊपर ऋण का आवेश, Cl के ऊपर ऋण का, O के ऊपर भी ऋण का। तो ऐसे लवण जिनमें एक से अधिक प्रकार के धनायन उपस्थित होते हैं, तो आप देख रहे हैं NaKSO4 में क्या है कि 2 धनायन है, इसलिए ये मिश्रित लवण हो गया। यहाँ 2 ऋणायन है तो मिश्रित लवण हो गया। इसके बाद आगे आता है द्विक लवण। द्विक लवण क्या होते हैं? 2 सरल लवणों के जलीय विलयन के वाष्पीकरण से प्राप्त लवण को द्विक लवण कहते हैं। पुनः समझिए, जब 2 सामान्य लवण आपस में मिल जाते हैं, सामान्य लवण अभी हमने आपको बताया जो पहला ही नंबर है वही हमारा सामान्य लवण है। सामान्य लवण में हमने आपको क्या बताया? सामान्य लवण में हमने आपको बताया था वे लवण जिनमें OH धनायन, OH ऋणायन या H धनायन नहीं होते उनको हम सामान्य लवण कहते हैं। और द्विक लवण वे होते हैं जब 2 या 2 से अधिक सामान्य लवण मिल जाते हैं, तब जो लवण बनता है उसे हम द्विक लवण कहते हैं। वही परिभाषा में है 2 सरल लवणों के जलीय विलयन के वाष्पीकरण से प्राप्त लवणों को द्विक लवण कहते हैं। जैसे 2 सरल लवणों को हम जल में घोल लें और जल में घोल करके उनका जलीय विलयन तैयार कर लें, बाद में उस जलीय विलयन को मिला दें, फिर उसको रख दें, तो जब जो लवण प्राप्त होगा उसे हम द्विक लवण कहते हैं। जैसे K2SO4 Al2SO4 का होता है 24H2, ये फिटकरी का सूत्र है, फिटकरी का सूत्र है। तो आप देख रहे होंगे कि इसमें 2 सरल लवण मिले, एक तो पोटेशियम सल्फेट मिला हुआ है और एक एल्यूमिनियम सल्फेट मिला हुआ है। तो जब 2 या 2 से अधिक सरल लवण आपस में मिल जाते हैं तो जो लवण बनता है उसे हम द्विक लवण कहते हैं। और ये फार्मूला मोहर लवण का लिखा है, मोहर लवण, ये उदाहरण है फिटकरी और मोहर लवण। तो आप देख रहे हैं यहाँ फेरस सल्फेट और अमोनियम सल्फेट मिला हुआ है, तो 2 यहाँ पर सरल लवण है, एक सरल लवण फेरस सल्फेट, एक सरल लवण अमोनियम सल्फेट, यहाँ एक सरल लवण पोटेशियम सल्फेट और एक सरल लवण एल्यूमिनियम सल्फेट। तो जहाँ पर 2 सरल लवण मिल करके एक लवण बनाते हैं उसे अब द्विक लवण कहते हैं। एक आता है संकर लवण, वे लवण जिनमें आयन तथा उदासीन अणु किसी धात्वीय धनायन के साथ उपसहसंयोजक बंध बनाता है, संकर लवण कहलाते हैं। और एक बात आप याद रखिए, हम आपको संकर लवण की पहचान बता दें कि संकर लवण जो सदैव होते हैं वो बड़े कोष्टक के भीतर लिखे जाते हैं, बड़े कोष्टक के भीतर लिखे जाते हैं। तो आप देख रहे होंगे ये बड़ा कोष्टक लगा है। अब देखिए, वे लवण जिनमें आयन अथवा उदासीन अणु किसी धात्विक धनायन, धात्विक धनायन का मतलब जैसे ये Fe है, ये एक धातु है, और जो भी धातुएं होती हैं सब वो धनायन होती हैं, मतलब सभी धातुओं पर धन का आवेश पाया जाता है। यहाँ जो धातु है वो कॉपर है, उस पर प्लस का आवेश होता है, ठीक। तो जब भी कोई ऋणायन, जैसे यहाँ पर आप देख रहे होंगे Cn का होल 6 और यहाँ NH3 का होल 4, NH3 उदासीन है, उदासीन का मतलब जिस पर न प्लस का आवेश हो न ऋण का आवेश हो उसे हम उदासीन कहते हैं, अर्थात शून्य आवेश होता है। तो यहाँ उदासीन अणु जो अमोनिया है, जो समूह है, वो कॉपर धातु के साथ में जुड़ा हुआ है। तो जहाँ पर कोई उदासीन अणु किसी धात्विय धनायन के साथ में जुड़ करके उपसहसंयोजक बंध बनाता है उसे हम संकर लवण कहलाते हैं। यहाँ Cn देखिए, Cn के ऊपर माइनस का आवेश होता है, तो यहाँ Cn जो है साइनाइड जो है वो आयरन के साथ में जुड़ा है। तो जहाँ पर कोई ऋणायन या कोई उदासीन अणु किसी धात्विक धनायन के साथ में जुड़ करके उपसहसंयोजक बंध बनाता है तो वो लवण हमारे संकर लवण कहलाते हैं। तो आज आपको इतना ही पढ़ाया जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये समझ में आया होगा।
यदि फिर भी आपको यदि कोई दिक्कत रही हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। और यदि वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।